रहमान रहीम। सबसे पहले तो थोड़ा सा माजरत था कि जो है 5-10 मिनट लेट हो गए, और क्योंकि एक मीटिंग चल रही थी और सीएम साहब की चेयरमैनशिप में, तो ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम था, तो फिर मैं उठकर आ गया। आज आप लोगों को जहमत इसलिए दी है कि फाइनली 2-3 चीज़ें जो हैं ऑन रिकॉर्ड में क्लियर भी करनी थी, और आज एक लैंडमार्क डेवलपमेंट हो गई। और ये 2 से ढाई हफ्ते लगे इस डेवलपमेंट को होने में, तो वो हम चाह तो रहे थे कि आप तक बात पहुंचा दें, लेकिन एडवाइस यही थी कि जब तक ये चीज़ जो है इसमें कोई पेशरफ ना हो जाए तो इसको प्री मेच्योर डिस्क्लोज ना किया जाए। पहले तो जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, आपको याद होगा कि मीटिंग हुई थी, और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में उसके जो है बाद ये कहा गया था कि जी 1100 अरब रुपए जो वफाक को चाहिए, वो 1100 अरब रुपए में तमाम सूबों ने एग्री किया है। तो उसमें 12 हमने एक ही बात कही थी कि खैबर पख्तूनख्वा ने वहाँ पे एग्री नहीं किया था, और उसके पीछे सिर्फ एक बुनियादी असूल रखा था, और वो असूल ये रखा था कि जिस तरीके से तमाम पार्टीज़ के लोग अपनी लीडरशिप से मुशावरत कर रही है, तो हमारी भी जो है हमारी जो लीडरशिप जो खान साहब है उनके साथ मुशावरत की इजाज़त दी जाए, और उसके बाद हम भी जो है फिर किसी नतीजे पे पहुंच सकेंगे। तो उसको जो है मीडिया में गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया कि जी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के मिनट्स में वो चीज़ है, और वहाँ मिनट हो गई है। और तो उस पर बार बार हम सबको ये बताते थे, जो मतलब हमारे दोस्त इकॉनमी को और इकॉनमी के बीट रिपोर्टर्स हैं, वो तो इस चीज़ को जो है उन्होंने उसी दिन इंडोर्स भी कर दिया था कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के 4 एजेंडा थे, और एक तो उसका मैंडेट नहीं है फंड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो जो है और उन 4 एजेंडाज में भी नहीं था। तो फाइनली जब नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के अब मिनट्स भी आ चुके हुए हैं, उसमें कहीं पे भी ये फैसला कहीं पे भी नहीं है। और मिनट्स तो कॉन्फिडेंशियलिटी के तौर पे मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन इतनी ज़रूर बात कर सकता हूँ कि जो एक नैरेटिव बनाया गया था कि जी ये जो है इससे एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ आप लोगों के सामने जब हमने बजट प्रेजेंट किया तो उसमें भी हमने उसकी एलोकेशन नहीं रखी थी। एक और चीज़ हमने नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से बताई थी कि वहाँ पे हमें वज़ीर आज़म साहब ने एक यकीन दहानी कराई थी एनएफसी की, और एनएफसी की यकीन दहानी कराई थी और कहा था कि एनएफसी अगर 11वां एनएफसी का कंसेंसस दिसंबर तक नहीं होगा तो 7वां एनएफसी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब उसको प्रेसिडेंट साहब को जो है उसकी एडवाइस जारी कर देंगे, और प्रेसिडेंट साहब उसके अगेंस्ट ऑर्डिनेंस जारी कर देंगे। ये बाकायदा इस मिनट का हिस्सा है, ये मैं आप लोगों को कंफर्म करना चाहूँगा कि ये बाकायदा इस एनएससी के मिनट्स का हिस्सा है। और ये एक बहुत बड़ी खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप की, वज़ीर आला साहब की, साबिक वज़ीर आला साहब भी, ये हमने 2 साल में जो है ये कोशिश की, तो ये उसमें आ गई। तीसरी उसमें एक जो अहम फैसला हुआ था वो भी जो है आ गया कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो हर 3 माह में जो है इसको मिलना ज़रूरी है। और आखिरी मीटिंग भी आपको अगर याद होगा कि पिछले साल 2025 के मई में हुई थी, वो जो कनाल का इशू हुआ था, उसके उस वक्त भी ये बात कही गई थी, तो और कहा था कि अब रेगुलर मिलना शुरू करेंगे। और मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के बाकायदा इजलास की हर 3 माह की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जो इंटर प्रोविंशियल डिसहारमनी हो चुकी है और जितने ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, तो ये एक नेशनल लीडरशिप की जिम्मेदारी बनती है कि इसके रेगुलर इजलास कराए जाए, ताकि जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं वो जो है क्लियर हो। तो ये भी बाकायदा इसमें वापस रिफ्लेक्ट हुआ है, और लेट्स होप कि हो कब होती है। लेकिन मैं कल देख रहा था इसहाक डार साहब की ट्विटर कि उन्होंने प्री सीसीआई कोई मीटिंग की है। अब वो ये वाली है, क्योंकि उसमें तो सिर्फ फेडरल के लोग थे, कोई सूबाई लोग नहीं थे, या उसकी कुछ तैयारी हो रही है कि अगली सीसीआई में क्या चीज़ें लानी है। तो ये एक अच्छा शगुन होगा कि अगर ये चीज़ होती है, ताकि इसमें एक पाकिस्तान में यूनिटी और ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हो।
अब जो आज की अहम सबसे जो बात थी, जिसमें मैं कह रहा था कि 2-3 हफ्ते से वो चीज़ प्रीमेच्योर थी, हम तो चाह रहे थे कि मीडिया तक पहुँचे, लेकिन वो मीडिया तक वो हमें एडवाइस ये की गई थी कि अभी फ़िलहाल रुक जाए जब तक ये नहीं हो। हमने जो है बाकायदा तौर पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को अप्रोच किया था 7वें एनएफसी के तहत, और उसमें जो है जो हमने बीच में भी कहा था कि अगर ये फैसला बेहतर होता कि एनएफसी के फोरम से हो जाता, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा कंसेंसस, क्योंकि बाय डिज़ाइन ऐसी की हुई चीज़ कि अगर कोई एक सूबा भी कंसेंसस नहीं करता तो वो जो है वो एनएफसी जो है आगे नहीं बढ़ता। और ये आप ये कह लें कि अनफॉर्चुनेटली जो है 7वां एनएफसी 2010 के बाद से दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है और अभी तक हम उसमें पड़े हुए हैं। और फिर 25वीं तरमीम जब हो गई तो 25वीं तरमीम के बाद भी जो है पाकिस्तान में हमने एनएफसी को तब्दील करने की कोशिश नहीं की। 12 इसमें जो है पीटीआई की भी उस वक्त वफाकी हुकूमत थी, और ये मतलब हम भी उससे एग्ज़िट नहीं ले सकते। हमारी भी हुकूमत थी, उसमें 3-3.5 साल हमने पेशरफ नहीं की। जितनी भी बातें कर लें कि जी उस ज़माने में कोविड था, ये था, वो था, काम तो सारे चलते हैं एक साथ, और यही एक टेस्ट होता है। तो हमने जो है इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट पे अप्रोच किया था, और हमने उसके लिए बाकायदा चोटी के वकील हायर किए, और उज़ैर भंडारी साहब जो हैं ये हमारी तरफ से इस केस को लेके चल रहे आगे। ये हम कोई 2.5-3 हफ्ते से जो है ये जब हम फाइल करते थे तो इस पर ऑब्जेक्शंस लग जाते थे, और ऑब्जेक्शंस लग जाते थे, फिर वापस आ जाता था, फिर हम भेजते थे, फिर कोई ऑब्जेक्शन लग जाता था। मुझे तो इतनी टेक्निकल चीज़ों की नहीं समझ इस चीज़ की। कहा यह जाता है कि जब आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो उस पर केस नंबर मिल जाता है, तो इसमें केस नंबर जो है बाकायदा चीफ जस्टिस साहब ने जो है सारे ऑब्जेक्शन रिमूव करने के बाद लगाया, तो अब वो केस नंबर लग गया है। और केस नंबर भी अगर आप बोलते हैं तो मैं बता देता हूँ केस नंबर भी क्या है, या एंड में बता दूंगा। तो पहले मुद्दा बता देता हूँ कि ये जो है हमारी जो पिटीशन है वो एक्चुअली है क्या। इसमें हमने जो पिटीशन में जो सीधी सी बात ये की है कि 7 एनएफसी जो है 2018 में वो अल्ट्रा वायरी हो चुका है, और इसको फौरी तौर पे करेक्ट होना चाहिए। और हम प्रोविंस जो है इज आस्किंग द कोर्ट टू डिटरमाइन वेदर द शेयर ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन शुड बी इंक्रीज टू रिफ्लेक्ट इट्स एक्सपेंडेड साइज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलोइंग द 25th अमेंडमेंट, कि हमारा जो है शेयर बढ़ना चाहिए कि नहीं, ये हमने सवाल पूछा है। दूसरी बात हमने जो है इसमें ये कही है कि फाइनेंस फॉलोज फंक्शंस। जब आपने सूबे को फंक्शन दे दी है, जिम्मेदारी दे दी है तकरीबन 50-55 लाख लोगों की, हमारा सूबे का जो रकबा है वो 1/3 से बढ़ गया है, तो वो तमाम फंक्शन और डीसीज ऑफिस, ये तमाम चीज़ें, तो फाइनेंस फॉलो फंक्शन का जो एक प्रिंसिपल है वो इसमें जो है वो निगेट हो रहा है। और फिर इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ ये है आर्टिकल 160, इस पे हमने कोर्ट से जो है इसमें बड़ी क्लैरिटी मांगी, और इस पे हमने बताया कि कोर्ट इस पे बताए कि द आर्टिकल 160 द फेडरल क्लेम ऑफ लॉकजाम इज अप्रोप्रिएट और रिफ्यूजल टू पे इट्स रोल एट स्टेक इट्स नॉट ओनली पख्तूनख्वा शेयर बट द इंटेग्रिटी ऑफ द आर्टिकल 160। जो आर्टिकल 160 कहता है कि जो शेयर आपने देना है वो नहीं दिया जा रहा और वो लॉक जैम हो गया है, और वो उसकी इंटेग्रिटी जो आर्टिकल 160 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो है उसकी इंटेग्रिटी पे जो है ये सवालिया निशान आ चुका है। इस हमने पिटीशन पे इस चीज़ पे जोर दिया है, और हमने ये कहा है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आउटडेटेड एजम्पशन पे चल रही है, और इसमें जो टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें जो हैं इसको इग्नोर किया जा रहा है। तो हम इसमें क्लैरिटी मांग रहे हैं कोर्ट से कि ऑन द ड्यूटीज ऑफ फेडरेशन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एनएफसी फ्रेमवर्क द पिटीशन क्लेम्स टू रिस्टोर कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन, फेयरनेस, गुड फेथ इम्प्लीमेंटेशन टू वन ऑफ द सेंट्रल मैकेनिज्म ऑफ पाकिस्तान फेडरल कॉम्पैक्ट। फिर इसके बाद दूसरी बात ये कर रहे हैं कि ये जो 7वां एनएफसी है 25वीं तरमीम के बाद
इसको रीओपन करने की जरूरत नहीं है। ये इसमें हम जो है हम ये कहते हैं कि 7th NFC अवार्ड डज नॉट नीड्स टू बी रीओपन्ड और ऑल्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इट्स प्रेजेंट क्लेम। Rather, the province case is that the formula must be applied to the province as it constitutionally exists after 25th Amendment. तो ये हम इसको ये हमारा जो इसमें क्लेम है ये उसी वक्त जब ये 25वीं तरमीम हुई थी अगली सुबह ये है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए था। और इसके साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि ये जो एनएफसी जो वो आती है शेयर आती है इट इज़ नॉट अ डिस्क्रिशनरी ग्रांट। अभी तक जो है इसको जो है एज अ डिस्क्रिशनरी ग्रांट के तौर पे चलाया जा रहा है। फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि जी जो पख्तूनख्वा जो गवर्नमेंट है हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से नॉट मेरली फॉर द फाइनेंशियल क्लेम अप्रोच किया है बट टू सीक द authoritative constitutional clarity on the matter of foundational importance of Pakistan Federation. Whether the NFC framework is a living constitutional mechanism that must respond to the changed constitutional facts or whether it can continue to operate on the outdated assumption. ये एक इसमें एक हमने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से ये पूछा है कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है या एक आउटडेटेड बस आपने एक फार्मूला तय कर दिया है। उसके बाद अच्छा फिर इसके बाद एक अहम चीज़ जिसपे सूबों के साथ हमारी जब एनएफसी की मीटिंग्स हो रही थी तो सूबे कहते थे कि जी आप आगे की तो बात देख लेंगे कंसेंसस हो जाएगा पीछे का कोई क्लेम नहीं है। हम इस पे भी हमने इस पे एक सवालिया निशान उठाया है कि हमने ये बोला है कि द प्रेजेंट पिटीशन ऑल्सो सीक्स द डिक्लेरेशन दैट द खैबर पख्तूनख्वा एंटाइटलमेंट इज पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ 25th अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स इन 2018. The province maintained that this does not involve retrospectively. The case is that the relevant constitutional fact changed on 31st May 2018. इसको रेट्रोस्पेक्टिव से जो है कंफ्यूज ना किया जाए, ये 2018 से चेंज हो चुकी है रियलिटी और इसको जो है देखा जाए। और इसके बाद द प्रोविंस हैज देयरफॉर साउट recognition of accrued constitutional entitlement, not the retrospective application of the legal instrument. हमारे हिसाब से 2018 से लेकर अब तक 964 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा को कम मिले हैं और ये 964 अरब रुपए वफाक ने नहीं रखे अपने पास क्योंकि हमारा शेयर हमें नहीं दिया गया, तो वो शेयर हमारा बाकी प्रोविंसेस को चला गया है, यानी कि पंजाब को, सिंध को और बलूचिस्तान को चला गया बिकॉज क्योंकि उसको अपडेट नहीं किया गया। तो ये जो फाइनली हम ये कह रहे हैं द कंटिन्यूड रिलायंस ऑन द अरेंजमेंट रूटेड इन द 7th NFC अवार्ड विदाउट एडिक्वेटली रिफ्लेक्टिंग द मर्जर ऑफ फाटा विद खैबर पख्तूनख्वा हैज क्रिएटेड अ अनरिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फिस्कल एनॉमली। तो ये एक जैसे आपको पता है कि एक मौसम भी अभी चल रहा है, ये प्रेस रिलीज़ भी हम जारी कर देंगे पूरी, ये प्रेस रिलीज़ से ही मैंने चीज़ें पढ़ी हैं। जैसे एक मौसम जो चल रहा था ये अभी बजट से पहले भी एक थी कि शायद एनएफसी के अरेंजमेंट में चेंजेस हो रही हैं, फिर वो एनएफसी के अरेंजमेंट से जो है बात ये बात तो हमने पहले भी मैंने कहा था कि ऐसी कोई बात हुई नहीं है, तो वो फिर उसका जो है एक दूसरा अरेंजमेंट हो गया, वो दूसरा अरेंजमेंट सूबे कंट्रीब्यूट कर दें और पहले वो 1 साल की बात थी और एकदम 1 साल की बात को 3 साल पे कन्वर्ट कर दिया गया कि अगले 3 साल तक सूबे जो है इफ़ेक्टिवली जो है वो पैसे नहीं देंगे, तो अब मतलब कंट्रीब्यूट करेंगे। तो फिर उसके बाद मीडिया में एक आ गया कि जी अब वो एनएफसी को बगैर छेड़े जो है एनएफसी का मसला हल हो गया। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज़ हुई है और ये जो हमारा एफसीसी में जाना है ये शायद इससे जो है बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए और एक दफ़ा अगर इसको बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली अगर एफसीसी में देखा गया और अगर 7th NFC अपडेट हो गया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 11th NFC खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक मीटिंग में था इससे पहले, जो ये 1100 अरब रुपए की बात की गई थी उसमें कहा गया था कि इसमें एक हिस्सा जो है मुल्क के स्ट्रेटिजिक की नेचर की अहमियत के प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जाएगा। अभी तक उस पैसे को किस तरीके से एलोकेट करना है उसके भी कोई फार्मूला वज़ा नहीं हुआ। तो आप इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आप मतलब पैसे मांग रहे हैं, उस पैसे की
किसको कितने देने हैं। पहले तो ये भी कंफर्म नहीं है कि ये पैसे भी पूरे आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर FBR जो है पैसे कलेक्ट नहीं करेगा तो ये पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे नहीं मिलेंगे, अगर पैसे कम हो गए तब भी वो प्रोजेक्ट जो स्ट्रेटेजिक नेचर के हैं वो इम्पैक्ट कर जाएंगे, और ये तमाम चीज़ें तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि अनाड़ियों वाला काम हुआ है। मेरे अल्फाज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सख्त ना हो, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ अनाड़ियों वाला काम हुआ है। तो कोई क्लैरिटी नहीं है, और ये कंप्लीट नाअहली है हुकूमत के पार्ट पे, बहुत बड़ी नाअहली है मैं समझता हूँ। स्ट्रेटेजिक नेचर के प्रोजेक्ट्स आपने आगे लेके जाने हैं, और उसकी फंडिंग आपने एक ऐसे लूज मैकेनिज्म से बनाई है जिसकी श्योरिटी नहीं है। तो ये चीज़ है। अगली बात पे आप आ जाएं कि अभी जो है अप्रैल के बाद अप्रैल गिन ले, मई, जून और जुलाई आधा हुआ है, चौथा महीना है। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 4 महीने फसल के अंदर ही मुल्क में गंदम का बहरान आ जाए। इस वक्त पाकिस्तान में जो है शदीद किस्म का गंदम का बहरान है। अभी जैसे जैसे इसमें मौका लगा काम करने का, अभी इस पर मज़ीद मीटिंग्स जारी हैं, शायद आज भी हों, कल भी हों। तो बेसिकली पंजाब जो है 29 मिलियन टन जो है पूरे पाकिस्तान में जो इस साल हुकूमत पाकिस्तान कह रही थी गंदम पैदा हुई है, उसमें से पंजाब ने कहा था कि उन्होंने 22 मिलियन टन प्रोड्यूस की है। बाकी 7 के करीब जो है सिंध ने करनी थी 6.5-7, और 1.5 हमारी थी। और गवर्नमेंट का क्लेम यह है कि जी पुराने स्टॉक्स मिला के कोई तकरीबन 32 मिलियन टन इस वक्त मुल्क में जब ये क्रॉप आई थी गंदम थी, और हमारी जो ज़रूरत है वो 29-30 मिलियन टन है। अब 29-30 मिलियन टन है तो उस हिसाब से तो गंदम सही होनी चाहिए। अब फेलियर कहाँ है? पहली तो बात यह कि सूबाई हुकूमत ने इस साल IMF ने इजाज़त भी दे दी थी कि गंदम आप जो है ख़रीद सकते हैं। पंजाब इस दफ़ा आउट ऑफ द बॉक्स एक मॉडल लाया है जिसकी बड़ी तशहीर की उनकी वज़ीर आला साहब ने भी, कि प्राइवेट एग्रीगेटर्स के थ्रू हम जो है इस दफ़ा वो हम गंदम को प्रोक्योर करेंगे। पंजाब ने 30 लाख टन गंदम प्रोक्योर करनी थी। एग्जैक्ट डाटा तो नहीं पता, बट इंफॉर्मेशन जो बातचीत से पता लगा कि वो 5 लाख टन भी नहीं गंदम प्रोक्योर कर सके। 5 लाख टन। सिंध हुकूमत ने भी इसी तरीके से कोई जो है 7-8 लाख टन गंदम प्रोक्योर करनी थी। उन्होंने कहा था हम खुद करेंगे। सुनने में ये आया है, अल्लाह जानता है, 1 लाख टन भी वो गंदम प्रोक्योर नहीं कर सके। पास्को ने वैसे नहीं की। तो इस वक्त सूबाई सतह पे जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो नहायत ही तशवीशनाक हालात में। अच्छा, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित, बलूचिस्तान, ये जो है इंटायरली डिपेंड करते थे, पास्को या तो गंदम दे या बैनुल सूबाई जो आमदोरफ्त है उससे गंदम आ जाती थी। पंजाब ने तो बाकायदा तौर पे गैर एलानिया पाबंदी लगा के रखी हुई थी। तो अब जो नई जो सूरत हाल है उसमें जो है पंजाब भी पास्को से गंदम मांग रहा है, सिंध भी पास्को से गंदम मांग रहा है। खैबर पख्तूनख्वा तो पहले ही लेता था उनसे, हमें जो है 2 लाख टन, अभी मजीद 1,75,000 और 50,000 टन का हमारा एग्रीमेंट था। हमने जो है 1.5 लाख टन की 15.6 बिलियन 30 जून को पेमेंट भी की है, तो हमारी उठ रही है। अब पास्को के पास भी जो है 16-17 लाख टन टोटल गंदम पड़ी है। अब 16-17 लाख में 2 लाख हमें मिल जाएगी, उसके अलावा फौज के लिए भी रखनी है, ये कश्मीर के लिए भी रखनी है, इसके लिए भी रखनी है, और ये हमारे 2 लाख निकाल लें तो वो भी कोई 10-11 लाख रह जाती है। तो आप इफेक्टिवली यूँ समझें कि ये टोटल जो है गंदम की सूरत हाल है। और सिंध भी अब पास्को से मांग रहा है, पंजाब भी पास्को से मांग रहा है, और रेटों की सूरत हाल ये हो गई है कि जो 3500 रुपये मन के हिसाब से जो हुकूमत ने रेट निकाला था, एक तो प्रोक्योर नहीं कर सके। इस वक्त पाकिस्तान में रेट चल रहा है अलग अलग शहरों में 4200 से 4800 रुपये फी मन, यानी कि 11,800 से 12,000 रुपये 100 किलो गंदम तो हमारे पास है। अब मिसाल लें कि 100 किलो गंदम या 1 किलो गंदम 120 रुपये किलो पड़ रही हो, तो आटा तो खुद आप आगे हिसाब लगा लें ना। फाइन आटा या वो जो लोग शौक से खाते हैं महंगा आटा, वो तो पता नहीं 150 में भी शायद नहीं मिलेगा। और दूसरा जो सफ़ेद आटा जो है, जो बेचारा गरीब आदमी उस पर ही गुजारा करता है, वो भी 130-140 रुपये। आपने देख लिया रोटी के भी रेट बढ़ रहे हैं। मेरा इस वक्त कंसर्न रेट से ज़्यादा अवेलेबिलिटी का हो गया।
अब वो कंसर्न जो है उस पर सब सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि किस तरीके से रेट को नीचे लाया जाए। रेट नीचे लाने का एक ही तरीका है, आलमी मंडी से गंदम लाई जाए। जो हमने जो वर्किंग की है, जो पूछा है लोगों से, तो $260-270 में बाहर इस वक्त इंटरनेशनल मंडी में गंदम है जो मिल रही है, तो वो 72,000 रुपये की टन पड़ेगी, यानी कि 720-730 रुपये किलो। अब वो फ्रेट चार्जेस और ये सारी चीज़ें अगर मिला लें तो वो बहुत हुआ तो 90 रुपये किलो पड़ेगी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में आज जो है गंदम लगाना फीजिबल नहीं है। पाकिस्तान का किसान कहता है मुझे 3,500-4 हज़ार में नुकसान है, और बाहर जो है गंदम आज भी इस रेट में मिल रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि खाद का रेट बहुत महंगा, हालांकि खाद आप सब्सिडाइज रेट में देते हैं दूसरे मुल्कों के मुकाबले में। उसकी वजह क्या है कि बिजली जो आपके ट्यूबवेल के लिए, फिर उसके बाद डीजल, जो डीजल की कीमतें, तो ये एक पूरा का पूरा, और फिर उसके बाद प्राइसिंग इफेक्ट जो किसानों के साथ आया, तो एक पूरा का पूरा आपका जो एग्रीकल्चर इनसिक्योरिटी है वो बहुत, जिसे कहते हैं, बढ़ गई है। लेट्स होप कि इसमें एक जल्दी फैसला हो, क्योंकि हमारे लिए खैबर पख्तूनख्वा के लिए प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वहाँ पे पाकिस्तान का इस वक्त 1200 रुपये किलो 100 किलो का गंदम का रेट हो गया है, जो नाकाबिले, जिसे कहते हैं कि वो बर्दाश्त की हद तक जा रहा है। और अब ये चौथा महीना है, अगर जल्द फैसला नहीं किया तो ये कहाँ जाएगा, ये फैसला आप खुद कर सकते हैं। तीसरी चीज़, जो ऑयल की कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं, ये एक और जिसे कहते हैं कि एक नया क्राइसिस, और वो एक ही पे बोझ डाल दी है वो अली परवेज़ मलिक पे। वो बेचारे जो है जा के जगह जगह सफाइयाँ पेश करते रहते हैं कि जी बाहर कीमत यहाँ हो गई, यहाँ पे ये मार्जिन ये है, यहाँ पे वो है। तो अब जो नई कहानी पता लगी है कि ये 3 दिन के लिए कीमतें का ऐलान हुआ था जुम्मे को, तो 3 दिन अगर आप गिन लें तो वो मेरे ख्याल से पीर मंगल को पूरे हो जाएंगे, आज या कल, आज एक्सपायर हो जाएगा। तो वो मेरे ख्याल से जो जुम्मे को उन्होंने कीमत बढ़ानी थी वो पूरी नहीं बढ़ाई थी, वो उन्होंने उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। तो आज जो है हमें और आपको जो है, अल्लाह करे कुछ बेहतरी हो, लेकिन मुझे लगता ये है कि आज फिर जो है एक और नया टीका लगेगा। अब वो टीका तो अपनी जगह है, अब जो नया फार्मूला कह रहे हैं कि रोज़ाना की बेसिस पे कीमतें होंगी, वैसे तो आइडियली होना यही चाहिए, दुनिया में यही होता है और आइडियली होना ये चाहिए, लेकिन उसके लिए सिस्टम्स होते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि पिछले 7 दिन की जो है एवरेज औसत को हम ले लेंगे और उस औसत को जो है लेकर अगले दिन जो है पीछे एक दिन को माइनस कर देंगे, इस तरह करके कीमतें बढ़ाएंगे। अब इसमें मेरी 2-3 सिर्फ खदशात हैं, मैं आपके सामने रखूँगा। पहला खदशा ये है कि, और इन्होंने कहा कि वेबसाइट पे सारा कुछ चल रहा होगा ताकि सबको पता हो कि कल कीमत की। अब मैं पेट्रोल पंप वाला हूँ, मिसाल है, अब मैं तो सबसे ज़्यादा वेबसाइट देखूंगा, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि कल मैंने पेट्रोल, मेरे साथ होना क्या है। अब मुझे शक हो गया कि 5 रुपये बढ़ा है, रात को बढ़ना है, तो मैं शाम 6 बजे से पेट्रोल ही बेचना बंद कर दूंगा। मैं कहूँगा जी पेट्रोल ख़त्म हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, तो लोग जो है परेशान होंगे। अच्छा, अब मैं वही पेट्रोल पंप हूँ और अगर मुझे वेबसाइट बता रही है कि रात को 5 रुपये कम होना है, तो मेरी रातों की नींद उड़ जाएगी कि मेरे पास 1 लीटर जो है नीचे टंकी में पड़ा हुआ है, मेरे तो गए पैसे। तो ये इसके क्या मैकेनिज्म होंगे, ऑयल कंपनी जो है पेट्रोल पंप के साथ कैसे डील करेगी, इकोसिस्टम क्या होगा। यकीन जाने 3-4 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ, जब जुम्मे को सबको पता था, क्योंकि ईरान का मसला बढ़ गया था कि कीमतें बढ़ने वाली हैं, तो जुम्मे को जब ये हो रहा था तो ये कहा जा रहा था कि 18,000 टैंकर जो हैं वो तेल के कंपनियों ने कहा कि जी तेल हमने बेच दिया हुआ है, तेल जो है, और पेट्रोल पंपों ने आगे सेल दिखा दी हुई है और कंपनियों ने अपनी सेल दिखा दी हुई है। तो वफाकी हुकूमत के पास कोई क्लू ही नहीं कि ये हो क्या रहा है, कहाँ पे जाना है। तो जब तक आपके पास सिस्टम इन प्लेस ना हो, ये आपने जो डेली वाला कर दिया, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, जिसमें कारोबारी हजरात भी चीखेंगे, आम आदमी का तो बेचारे का कोई पूछता ही नहीं है। तो आपको अगर करना था तो 4 चीज़ें थी, पेट्रोल था, डीजल था, मट्टी का तेल था, जेट फ्यूल था,
किसी एक से पायलट शुरू कर लेते छोटे से, ताकि आप एक दफ़ा इसको देख तो लें अब ये क्या होना है इसका। तो ये प्रॉब्लम इसका ये हुआ है कि हुकूमत की नाअहली यहाँ पे भी। जैसे ईरान का मुआहिदा हुआ, आपने देखा तेल की कीमतें नीचे गिरी, आप 2-4 महीने के सौदे पकड़ लेते। आपने टेंडर रिजेक्ट करना, जो हमने मीडिया से देखा कि आपने सस्ते ऑयल के भी टेंडर रिजेक्ट किए, आपने एलएनजी के भी रिजेक्ट किए, अब आप उसको जो है वापस महंगी कीमत पे ले रहे हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज को कितना नुकसान होगा, और उसके बाद जब कीमतों का तयन होगा तो वो क्या हशर होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तेल और जो गंदम है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जिसे है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अब मैं क्योंकि बात लंबी ना हो तो बस मुख्तसरन आपको सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की 1-2 बातें बताना चाहूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा ने इस साल 150 अरब रुपए अपने ओन सोर्स रेवेन्यू में कलेक्ट किए। टारगेट 129 अरब था, तो हम टारगेट से तकरीबन जो है लगभग 17-18% हमने ज़्यादा कलेक्ट किया। और पिछले साल हमारा 93 अरब रुपए हमने कलेक्ट किया था, तो 93 के बाद हमने 129 का टारगेट रखा, अल्हम्दुलिल्लाह 150। कहने का मतलब ये कि हम भी उसी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं ना जिसमें एफबीआर काम कर रहा है। इसी बल्कि हमारा तो बॉर्डर भी क्लोज कर दिया गया था, अफगानिस्तान का बॉर्डर नवंबर से क्लोज है। अब जो खबरें आ रही हैं कि अफगानिस्तान के बॉर्डर से वर्ल्ड फूड जो है ऑर्गेनाइजेशन का माल जाना शुरू हो गया पिछले 3-4 दिनों से, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। तो अल्लाह करे कि ये फ़ैसला जो है उसमें मज़ीद तोसी हो और कमर्शियल जो भी काम है, ताकि पाकिस्तान की बरामदात जो है उस पर अब इम्पेक्ट ना आए। और आखिरी चीज़ ये कि फाटा और पाटा, जब आपने बॉर्डर बंद किया हुआ है, सारी तिजारत बंद की हुई है, फाटा और पाटा में आपने पिछले साल से टैक्स लगाया था, इस साल उसमें मज़ीद बढ़ा दिए। तो वहाँ पे हमारे जो लोकल्स हैं ऑलरेडी इस जंग और उसमें जो है बहुत परेशान है, उस पर सूबाई हुकूमत ने एक फ़ैसला किया, जो हम अपने सर्विसेज टैक्स ले रहे थे और वो हमने उसको लागू भी मतलब फुल स्प्रिट में नहीं किया हुआ था, सिर्फ हम बड़ी कंपनी से ले रहे थे, जैसे KFC और इस तरह करके बहुत महदूद। तो वो जो है उस दिन जिरगा हुआ था, तो उस पर फैसला हुआ है कि वहाँ के लोगों को इसका इम्पेक्ट ना हो, तो वो हमने उसको भी रिवर्स कर लिया है। तो बस ये आपको जो है सबसे अहम चीज़ ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो हम गए हैं ये, और गंदम की सूरत हाल से आगाह करना था, और गंदम में अब फैसले आगे होने भी हैं। असल में गंदम में जो मुझे एक बात समझ ये नहीं आ रही कि जिन सूबों में गंदम लगती है वो ये कह रहे हैं कि अगर इम्पोर्ट की तो किसान को नुकसान हो जाएगा। किसान को पहले आपने कीमत नहीं दी, अब जो है कंज्यूमर महंगी रेट हो गया है, और अभी तो 9 महीने बाद अगर गंदम लगेगी भी तो 9 महीने बाद उसकी बारी लगनी है। 9 महीने आप अगर इसको डिसअलाउ करते हैं तो ये मेरे ख्याल से किसान को नहीं, स्टॉकिस्ट को सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। वो हमें किसी ने उस दिन बोला कि जी KP की तो गंदम होती नहीं है, तो इनका इकोसिस्टम नहीं है, तो वो तो इम्पोर्ट इनको कोई मसला नहीं है। हमें मसला ये है कि आम आदमी को जो है ना सस्ती मिलनी चाहिए या उसकी पहुंच में होनी चाहिए। तो ये बस थी आज की गुजारिशात जो आपके सामने रखनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। दो चीज़ें क्लैरिफाई कीजिए, एक तो ये जो आपकी पिटीशन एडमिट हुई है इसकी कोई हियरिंग की डेट मिली है, और